नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हर 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 हर। भाइयों बहनों, अभी हमारे बीच में हम सब लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका संबोधन कुछ ही देर बाद हमको प्राप्त होने वाला है। मैं आपसे आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि अभी वो हम सबको संबोधित करेंगे, एक अंतिम बात कहते हुए कि अभी तक मैं आप सबके सामने जितनी सारी बातें मैंने आपको बोली हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज कोई क्षेत्र नहीं बचा है, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, या रेल सेवा का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो हरिद्वार में हमारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, या ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो, या हमारे दूसरे वहां पर दूसरा एम्स उधम सिंह नगर में जो इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और एक तरफ आज इस चुनाव में जो चुनाव आ रहा है भाइयों बहनों, उस चुनाव में एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश की सत्ता पर 60 वर्षों तक शासन किया है, और 60 वर्षों तक शासन करने के बाद केवल देश को गरीबी देने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण की बात की है, हमेशा भेदभाव की बात की है, हमेशा गरीबों को दबाने की बात की है, कुचलने की बात की है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जो गरीबों के लिए बनाई जा रही हैं, आम आदमी के लिए बनाई जा रही है, सामान्य आदमी के लिए बनाई जा रही हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक और 60 वर्षों तक शासन किया है। आज मोदी जी जिस प्रकार की कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार इस देश के अंदर लाए हैं, तो कर्म नहीं करते थे भाइयों बहनों, वो भी कर्म करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो धर्म की बात नहीं करते थे, जो धर्म की बात नहीं करते थे, आज वो भी टीका चंदन लगाने के लिए और गंगा आरती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े रेलें चल रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, देश का विकास द्रुत गति से, तेज गति से हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी का यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होता है, और घोषणा पत्र जब वो जारी करते हैं तो घोषणा पत्र में वो किस बात को कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों आप सोचिए, आप उत्तराखंड की जनता जो देवभूमि है हमारी, माँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक एक वोट आने वाली 14 फरवरी को इनके जो गहरे ये नापाक इरादे हैं, ये खराब इरादे हैं, उत्तराखंड को गर्त में ले जाने वाले इरादे हैं, देवभूमि को कलुषित करने वाले इरादे हैं, आपका एक एक वोट इन पर गहरी चोट करेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 14 फरवरी के दिन आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है। सभी नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को प्रातःकाल से ही उन सबसे निवेदन आज से ही करना है। 14 फरवरी का दिन ज्यादा दूर नहीं है, ऐसी सरकार बनानी है भाइयों बहनों जो डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार के साथ चले, और एक छोटा इंजन यहां से भी भेजना है। सारे इंजन मिलकर, जैसे पिछले 5 सालों में काम हुआ है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई है, वो सारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारा ये पूरा लक्सर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा ये हरिद्वार क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मैं यही आप सबसे निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, 3 जगह पर भी इसी प्रकार की रैलियां हमारी हो रही हैं, सुल्तानपुर, मिक्कापुर, निरंजनपुर, और सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे 56 स्थानों पर
हम सब लोग ऐसे सुन रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना संबोधन दें, अपना आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ता हूँ, एक बार खड़े होकर माननीय मोदी जी और धामी का अभिवादन करें तालियों के साथ। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हाथ जोड़ता हूँ आप सबसे, ताली बजाकर धन्यवाद। माननीय उत्तराखंड के विकास अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भाजपा के मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और इस देवभूमि के लाखों मतदाता भाई और बहनों, हरिद्वार की पवित्र धरती पर आध्यात्मिक तपस्या भी होती है और राष्ट्र रक्षा का यज्ञ भी चलता है। यहां पास में ही रूड़की के कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में 1822 में आजादी का बिगुल बजा था। मैं इस परंपरा को प्रणाम करते हुए सबसे पहले हमारे भूतपूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारी उत्तराखंड का धरती का गौरव, आज मैं बिपिन रावत जी को नमन करता हूं। मैं हर उस वीर को नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड की धरती से प्रेरणा लेकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भाई और बहनों, आज हरिद्वार के जन जन में जो जोश है, भाजपा को लेकर जो भरोसा है, उससे साफ है कि उत्तराखंड का आशीर्वाद पूरी तरह से भाजपा के साथ है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार एक बार फिर तय है। उत्तराखंड की पारखी जनता भली भांति जानती है कि ये चुनाव उत्तराखंड राज्य का सपना पूरा करने वाले और उत्तराखंड के निर्माण को छल साजिश से रोकने वालों के बीच में है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी सरकार में आने के तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बनाया। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया, जितने हो सकते थे रोड़े अटकाए। तो आप मुझे बताइए, जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, वो उत्तराखंड का विकास होते देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारनामे बंद करेंगे क्या? वो कभी सुधरे हैं क्या? आप जानते हैं कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं।
ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा इसे दी है, जो संसाधन दिए हैं, उन्हें ये लोग लूटते रहना चाहते हैं, अपनी जेबें भरते रहना चाहते हैं। यही उनकी मानसिकता है। लेकिन देवभूमि की देव्य तुल्य जनता ने ये तय कर लिया है कि अब इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। ये पुण्य प्रदेश अब इन्हें भ्रष्टाचार का पाप नहीं करने देगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते और कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। इनकी इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया तो ये आज तक उससे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। ये राज्य हमारा बॉर्डर स्टेट है। दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां का विकास, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के लोगों के जीवन के लिए नहीं, देश की अखंडता के लिए भी जरूरी है, राष्ट्र रक्षा के लिए भी जरूरी है। लेकिन इतने दशकों तक कांग्रेस वालों ने क्या किया? जहां थी उस इलाके को जानबूझकर सबसे पिछड़ा बनाए रखा। अब भाजपा की सरकार सीमावर्ती गांवों में प्राथमिकता के आधार पर विकास। इस बजट में भी वाइब्रेंट विलेज नाम से एक योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में संसाधन और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। साथियों, जिस पार्टी की स्ट्रेटेजी विकास न हो, इसी सोच वाली हो, वो अब लाख वायदे कर लें, अगर सत्ता मिल गई तो क्या करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तराखंड ज्यादा जानता है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। इन्होंने पाप किया है विकास की दौड़ में उत्तराखंड को दशकों पीछे धकेलने का। इन्होंने अक्षम्य पाप किया है देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आने वाली 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश, कर्णप्रयाग,
रेल लाइन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 1 दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। 2011 से 2014 तक उनकी यहां भी, भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उनकी थी, यानी डबल ब्रेक वाली सरकार। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने 4 करोड़ खर्चा और 2 इंजन लग गए, डबल इंजन लग गए, तो 5,000 करोड़ लग गया। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब भी पूरा हुआ, ये काम तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश में बैठे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को गति चाहिए, उत्तराखंड को प्रगति चाहिए, उत्तराखंड को लगातार डबल इंजन की सरकार चाहिए। साथियों, हरिद्वार का नाम ही हरि का द्वार है, यानी श्री हरि का द्वार। और जहां भगवान हरि है, वहीं लक्ष्मी जी जाती है, यानी प्रगति समृद्धि भी वहीं से होकर जाती है। ये क्षेत्र उत्तराखंड को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। यहां उद्योग की, पर्यटन की, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हरिद्वार में स्थापित उद्योग पूरे उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरिद्वार, देहरादून और इस पूरे क्षेत्र में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली देहरादून के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को घटाएगा, नए उद्योगों को यहां आने का रास्ता देगा। हरिद्वार के उद्योगों को तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी सरकार ने
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भी शुरू किया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन से होने वाला लाभ बढ़ेगा। केंद्र सरकार देश में वाटरवेज को विकसित कर रही है। गंगा में अब शिप चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हरिद्वार और पूरी गंगा बेल्ट को होगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। ऐसे कितने ही काम हैं जो इस समय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे लिए उत्तराखंड का विकास, यहां की सेवा हमारे लिए ये पुण्य का काम है, पवित्र कार्य है। इसलिए हम उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए काम करते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं, पवित्र मन से काम करते हैं, जबकि वो हरिद्वार नहीं, गरद्वार और परिवार के लिए काम करते हैं। हम सत्ता में आए तो हमने मां गंगा की सेवा और स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान शुरू किया। आज मां गंगा निर्मल हो रही है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या कृत्य किए थे? इन्होंने इसी हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था। क्या दुनिया में कोई कल्पना कर सकता है? दुनिया की सबसे विख्यात नदियों में से एक गंगा को कोई नहर घोषित कर दें ताकि खनन और लूट माफिया अपना खेल खेल सके। झूठ और लूट का इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा पाप, ये इनकी कारनामे है, इनकी कारस्तानी है। हमारी सरकार ने इनके इस फैसले को पलटाकर गंगा को लूटने का यह खेल बंद किया। जिसको देवभूमि की पवित्रता में, यहां की संस्कृति में जरा सी भी आस्था होगी, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे, तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में योगी फिर आ रहे हैं, और योगी जी जब आते हैं तो अपराधी माफिया भागते हैं। यहां अगर कांग्रेस सरकार होती तो यूपी से भागकर ये अपराधी कहां जाते,
इसी इलाके में आकर के अपना ठिकाना बना लेते, यहां उनकी खातिरदारी भी हो जाती, क्योंकि वोट बैंक में काम आ जाता। इसलिए अभी हम बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की एंट्री बंद है और इसलिए सतर्क रहना है। कांग्रेस को फिर से मौका नहीं देना है। साथियों, जिन्होंने दशकों तक पहाड़ों के लिए एक काम नहीं किया, वो अब नए नए नारे लेकर के आ रहे हैं। अगर इन्होंने पहले हमारे 4 धामों की सुध ले ली होती तो उत्तराखंड के पर्यटन और प्रगति के रास्ते खुल जाते, न कि लोगों को पलायन करना पड़ता। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम भी तेज गति से तब शुरू हो सका जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज केदारनाथ को अपने गौरव के अनुसार भव्यता भी मिली है और श्रद्धालुओं का मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन मेरे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, अभी जो इतना हुआ है अच्छा लग रहा है, संतोष हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो इससे भी आगे बढ़ना है। मुझे और ज्यादा काम करना है। इस भूमि से मेरा विशेष नाता है, लेकिन अगर ब्रेक वाले कोई बैठ गए तो आपके मन में जो सपने जगे हैं ना, उसको पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल कर देंगे। भाइयों बहनों, पर्यटन ठप होने से राज्य को जो नुकसान हो रहा था वो फिर से पटरी पर लौट रहा है। ये वो काम है जो डबल इंजन सरकार ने किया है। जो काम हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। आज हमारी सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम प्रोजेक्ट का काम कर रही है। जिन इलाकों में कई महीने पहुंचना मुश्किल होता था, वहां के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड्स बनाई जा रही है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है। इससे पहाड़ों पर विकास के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। साथियों, विकास तभी होता है जब वो जन सामान्य तक पहुंचे, उनके जीवन को बेहतर कर सके। पहले पहाड़ों पर इलाज की सुविधा नहीं होती थी, शिक्षा नहीं होती थी, पीने के लिए पानी खत्म होता जा रहा था, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं होता था। हमारे अटल जी ने पहली बार ऋषिकेश में एम्स की घोषणा की थी। आज उत्तराखंड में नए अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है। पहाड़ों पर सबसे मुश्किल जीवन माताओं बहनों का होता है। उन्हें पानी लाना होता था तो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके बड़ी मुश्किल से ला पाते थे। खाना बनाने के लिए पहाड़ चढ़ करके लकड़ी काट करके ढो करके लाना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। जल जीवन मिशन के जरिए आज घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। यह संभव तभी हो रहा है क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है। हमारे प्रयासों में रोड़े नहीं लगाए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाई जा रही है, ऊपर से उसे आगे बढ़ाने में
कंधे से कंधा मिलाकर के दोनों सरकारें काम करती है। राज्य सरकार खुद भी बहन बेटियों के लिए गश्यारी योजना और महालक्ष्मी योजना जैसे कल्याणकारी प्रयास कर रही है। किसानों को भी बिना किसी दलाली के किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए भी विशेष अभियान चला रही है। पहाड़ों पर तो ऑर्गेनिक खेती के लिए अपार संभावनाएं हैं। ये मूवमेंट हमें आगे भी बनाए रखना है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल हुए हैं। 21 साल का हमारा युवा उत्तराखंड वैसे ही नौजवान और बड़े सपने लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल बाद उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करेगा। और मैंने केदारनाथ की पवित्र धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मौका जाने मत दीजिए साथियों। राज्य को इस महत्वपूर्ण मुकाम पर धामी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी है। इसलिए यह जरूरी है कि अगली सरकार ईमानदार हो, संकल्प लेकर के चलने वाली हो, मेहनत करने वाली हो और युवा नेतृत्व वाली हो। मैं आपको भरोसा देता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी आपको तेज विकास करने वाली सरकार देगी। 14 तारीख को आप जब वोट देने जाएं तो उत्तराखंड के अतीत और भविष्य का जरूर सोच करके जाएं। मुझे उत्तराखंड पर पूरा भरोसा है। यहां के क्षमतावान मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। यहां की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सब हाथ उठा करके मेरे साथ भारत मां का जयकारा करें। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।